सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद अ पदार्थ विज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 14 तक चीज़ें देखी थी अपनी, और चैप्टर 14 जिसके नाम है अनुमान प्रमाण, इसका ही आगे का कॉन्टिन्यूएशन है ये हेत्वाभास। तो हेत्वाभास वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स में से एक आता है, इसीलिए हम लोगों ने इसकी अलग से वीडियो बनाना सही समझा। तो आज हम लोग इस वीडियो में हेत्वाभास देखेंगे। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो टर्म्स होते हैं उसको डिटेल में डीप में समझा था। अगर आपको पहली बार इस वीडियो पे आए हैं हेत्वाभास समझने के लिए और पदार्थ विज्ञान में और कुछ नहीं पढ़ना आपको, तो आपके लिए एक ओवरव्यू दे दूंगा मैं। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टर्म्स देखे थे उनका एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा, और जो लोगों ने देख लिया उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हेत्वाभास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और हेत्वाभास पढ़ने से पहले जो टर्म्स हैं उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। तो हेतु टर्म्स कौन कौन से हैं? हेतु, साध्य, उसके बाद आता है पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, और विपक्ष के बाद आता है दृष्टांत, व्याप्ति। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो इस टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक इंसान है, उसने अपने रसोई घर में देखा कि जब वो आग लगाता है, जब वो वन्ही मतलब जो पर्याय होता है अग्नि का, जब वो आग लगाता है तो वह देखता है कि धुआं भी होता है। तो वह एक कंक्लूजन पे आता है कि हाँ, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्ही। तो ये जो धूम और अग्नि का एक साथ रहने वाला जो चीज़ होती है, हम लोग इसको ही व्याप्ति बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी दो टाइप्स का था, हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति मतलब एक साथ साथ रहना, और व्यतिरेक मतलब एक नहीं तो दूसरा नहीं। तो ये चीज़ व्याप्ति होती है। अब उसने ये चीज़ देखा कि हाँ जी, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, वो इस कंक्लूजन में पहुंच गया। अब वो घर से निकला और बाहर पर्वत पे उसने देखा कि हाँ, वहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो उसने इसी कंक्लूजन के बेस पर अपना अनुमान लगाया कि हाँ, वहाँ पर भी अग्नि होगी। तो जिस चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं वो होता है साध्य। तो यहाँ पे किस चीज़ का अनुमान लगा रहे थे? अग्नि का, कि हाँ वहाँ पर अग्नि होगी। किसके थ्रू लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे, कारण क्या था? तो कारण था कि धूम को देखा हम लोगों ने, धुएं को देखा। किस जगह पे देखा? पर्वत पर देखा, पर्वत पर अनुमान लगाया। सपक्ष, सपक्ष वो जगह होती है जहां पर साध्य का होना निश्चित होता है। साध्य क्या था? अग्नि। अग्नि का होना निश्चित कहाँ था? रसोई घर में, रसोई घर में। ठीक है, रसोई घर में। विपक्ष वह जगह होती है जहां पर साध्य का ना होना निश्चित होता है, साध्य का अभाव निश्चित होता है। कहां पर साध्य का अभाव होगा? अग्नि का अभाव कहाँ होगा? जल में, जलाशय। ठीक है, तो जलाशय वो जगह है जहां पर साध्य का होना मतलब ना होना निश्चित है। दृष्टांत वो एग्जाम्पल होता है जो एक मूर्ख को भी उतना ही समझ में आए जितना एक विद्वान को समझ में आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दृष्टांत। तो ये चीज़ें हैं जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डीप में देखी थी। एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा। अब आगे चलते हैं। इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, और ये चीज़ बार बार आएंगी, इसलिए इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से चीज़ें नहीं बताई जा सकती। फिर आगे देखते हैं। व्याप्ति भी समझ लिया, जो साथ साथ रहने वाला चीज़ होती है। दृष्टांत, जो एग्जाम्पल मूर्ख को भी उतना ही समझ में आया जितना एक विद्वान को समझ में आता है। हेतु, जिस कौन सा कारण होता है जिस वजह से हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे अग्नि का अनुमान हम लोग धूम की वजह से लगा रहे थे, तो धूम हेतु था। साध्य, जिस चीज़ का अनुमान लगा रहे थे तो उसे हम लोग साध्य बोल रहे थे, अग्नि का। जो जिस जगह पर लगा रहे थे अनुमान वो था पक्ष, और जहाँ पर साध्य का होना निश्चित था वो था सपक्ष, रसोई घर। जहाँ पर साध्य का ना होना निश्चित था वो था विपक्ष, जलाशय। ठीक है, अब एक टर्म आता है सदहेतु।
तो सद हेतु क्या होता है? जब हेतु में जो हेतु होता है, जो धूम था, उसमें ये पांच गुण आ जाए, 5 गुण हो, तो उसे हम लोग हेतु कहते हैं। और सद हेतु का ही उल्टा क्या होता है? अहेतु, असद हेतु, तो जिसको हम लोग कहते हैं हेत्वाभास। ठीक है, तो ये जो 5 गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं, पहले हम लोग इसका नाम देख लेते हैं। तो पहला था पक्षे सत्वम, दूसरा है सपक्षे सत्वम, तीसरा है विपक्षे असत्वम, चौथा है असत प्रतिपक्षत्वम, पक्षत्व, और पांचवा है अपना अबाधी विषयत्व। देखो, इन चीजों को, सद हेतु को मतलब अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि इसी के बेस पर ही आपका हेत्वाभास समझ में आने वाला है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो सद हेतु में, सद हेतु क्या होता है? जब हेतु में यह 5 गुण होते हैं तब वह सद हेतु कहलाया जाता है। हेतु से ही कोई अनुमान होता है, अगर हेतु नहीं होगा तो अनुमान भी नहीं होगा। तो ये 5 गुण कौन कौन से थे? पक्षे सत्वम मतलब पक्ष पर हेतु का प्रेजेंट होना। जैसे पक्ष क्या था? पर्वत, वहां पे अगर धूम प्रेजेंट ही नहीं होगा तो हम यह अनुमान कैसे लगा पाएंगे कि वहां पर अग्नि है? तो पहली क्वालिटी ये हो गई कि पक्ष पर हेतु प्रेजेंट हो। दूसरा सपक्षे सत्वम, सपक्ष में भी हेतु का प्रेजेंट होना। सपक्ष क्या था? जहां पर साध्य का होना निश्चित था, जैसे अग्नि, जैसे रसोई घर, रसोई घर में अग्नि का होना निश्चित था, वहां पर भी हेतु का प्रेजेंट होना इज सपक्षे सत्वम। जैसे रसोई घर है, वहां पर भी अगर अग्नि होगी, धूम होगा नहीं, तो हम लोग अनुमान फिर कैसे लगाएंगे पर्वत में जाकर कि यार जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो यहाँ पे भी अग्नि होगी? ऐसा नहीं होगा ना फिर। तो सपक्ष में भी हेतु का प्रेजेंट होना इज कंपल्सरी कि वो सदहेतु बने। थर्ड है विपक्षे असत्वम। ठीक है, कि पक्ष के विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव होना चाहिए। ठीक है, विपक्ष क्या था? विपक्ष था जलाशय, उसमें हेतु नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। वहां पे मतलब जलाशय में धूम नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर जलाशय में धूम प्रेजेंट होगा वहां पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो वह सदहेतु नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि पक्ष के विपरीत दृष्टांत, जो पक्ष का विपरीत था उसके दृष्टांत मतलब उसके एग्जाम्पल में हेतु ना होना चाहिए। चौथा है असत प्रतिपक्षत्वम। तो ये क्या होता है कि साध्य के विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव होना चाहिए। ठीक है, जो साध्य का विपरीत क्या होता है? साध्य का विपरीत, साध्य यहाँ पे अग्नि है, उसका विपरीत वस्तु क्या है? जल। ठीक है, तो जल का वहां पे सिद्धि ना हो, ऐसा हो, अन्य हेतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि कोई अन्य हेतु है, जैसे पर्वत पे ऐसे बोल रहे हैं कि बारिश भी प्रेजेंट है, तो बारिश नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर बारिश प्रेजेंट हो गई तो वहां पर वह सद हेतु नहीं कहलाएगा धुआं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग अभाव नहीं लगा पाएंगे। तो यह है असत प्रतिपक्षत्व। और फिर आता है पांचवा अबाधी विषयत्व। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा किसी प्रकार का बाधित ना होना। मतलब ऐसे बोल तो रहे हैं हम लोग कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हम लोग जब उसे प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो वह कुछ और ही निकलता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अगर इन पांचों में से, ठीक है, ये 5 गुण है, ये 5 गुण अगर नहीं प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग अहेतु बोलेंगे, जिसको हम लोग हेत्वाभास भी कहते हैं। मतलब वहां पे हेतु नहीं होगा। ठीक है, सदहेतु नहीं होगा, बस हेतु का अभाव, हेतु का आभास होगा कि हाँ ऐसा जो हेतु है वो है, हेतु का आभास हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसे हेत्वाभास बोलते हैं। ये हेतु का आभास इस हेत्वाभास। तो चलिए देखते हैं कि हेत्वाभास अब क्या होता है। इतनी चीजें समझने के बाद अब हम लोग चल सकते हैं हेत्वाभास पे। तो देख रहे हैं कि किसी चीज को समझने के लिए उससे पहले की चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, उससे अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए आपको, तभी आप उस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपना एक टॉपिक है हेत्वाभास। अब सीधे लोग डायरेक्ट हेत्वाभास पे जाते हैं, जिस वजह से उनको चीजें अच्छे तरीके से समझ नहीं आती।
पहले जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो चलिए हेत्वाभास देखते क्या होता है। जो लिखा हुआ है कि असद हेतु में, मतलब सद हेतु में जब सद हेतु के गुणों का किसी प्रकार से अभाव हो जाता है, ठीक है, अभाव हो गया या कुछ त्रुटि आ गई, उससे केवल हेतु का आभास मात्र रह जाता है, इसीलिए हम लोग उसे हेत्वाभास बोलते हैं। ठीक है, किसी अहेतु का दूसरा नाम हेत्वाभास है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने अभी देखी थी, वही चीजें दोबारा लिखी हुई हैं। अब देखते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग को इतना तो पता चल गया कि हेत्वाभास होता क्या है ना, होता क्या है, इतना चीजें समझ में आ गई कि हेतु का बस अभाव है, वहां पे हेतु के जो 5 गुण होते हैं सदहेतु वाले, तो वो 5 गुण नहीं है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए हेतु का आभास हो रहा है सिर्फ, और अहेतु है जो, उसी को हम लोग कह रहे हैं हेत्वाभास। अब इसके टाइप्स देखते हैं, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स का एक टेबल है, वो देखते हैं। ये है हेत्वाभास। हेत्वाभास 5 टाइप का होता है। सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सप्रतिपक्ष हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास और बाधित हेत्वाभास। फिर सव्यभिचार हेत्वाभास में अपना साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी आता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, पहले इसके नाम और इस फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर असिद्ध जो हेत्वाभास है उसमें भी 3 है, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्त असिद्ध हेत्वाभास। ठीक है, तो सबसे पहले आता है साधारण हेत्वाभास। तो साधारण हेत्वाभास, साधारण तो सव्य विचार के अंदर आ रहा है, तो सव्य विचार में हेत्वाभास हम लोग देखते हैं, और उसके अंदर टाइप से साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो सव्य विचार हेत्वाभास क्या था, देखो इसमें लिखा हुआ है जो व्यभिचारित रहते हुए निश्चित रूप से शादी के साथ ना रहे, उससे सव्य विचार हेत्वाभास कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना कठिन टाइप से लिखा हुआ है, इसीलिए बच्चों को इसे अच्छे तरीके से समझने में दिक्कत आती है, इसलिए टफ टॉपिक बन जाता है। इसके आगे लिखा हुआ है जैसे किसी व्याधि में किसी औषध का योग करने पर यह निश्चितता ना बनी रहे कि यह ठीक है अथवा वह औषध संशय जनक स्वरूप रहे कि इस औषध में यह योग युक्त है अथवा नहीं, इसी को हम लोग सव्य विचार हेत्वाभास कहते हैं। अब इसको अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो क्या होता है कि सव्य विचार हेत्वाभास, सव्य विचार हेत्वाभास यहाँ पे जो अपना हेतु होता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो साधि के साथ ही रहे। ठीक है, हेतु जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो साध्य के साथ रहे, साध्य के साथ रहे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपके फोन में स्क्रीन है, ठीक है, तो आपने कहा कि यह फोन है क्योंकि इसमें स्क्रीन है, तो ये चीज आपकी सही लग रही है, हाँ ठीक है, ये फोन है क्योंकि इसमें स्क्रीन है, इसमें हम लोग चीजें देख रहे हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो शादी के साथ ही रहे। शादी क्या है, यहाँ पे फोन है आपका, और जरूरी नहीं है कि स्क्रीन आपका सिर्फ फोन के साथ रहे, स्क्रीन आपकी और चीजों के साथ भी हो सकती है, जैसे टीवी, टैबलेट, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपकी स्मार्ट वॉच, इन सब में स्क्रीन प्रेजेंट होती है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ज़रूरी नहीं है हेतु आपका शादी के साथ ही रहे। क्यों, जैसे आपने अभी एक ये वाला एग्जाम्पल देखा, ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये स्क्रीन है, ज़रूरी नहीं है स्क्रीन सिर्फ फ़ोन के साथ रहे, स्क्रीन आपकी टीवी के साथ भी, डेस्कटॉप के साथ भी, आपका टैबलेट, स्मार्ट वॉच सबके साथ रह सकता है, सिर्फ फ़ोन के साथ रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो हेत्वाभास होता है इसको हम लोग कहते हैं सव्य विचार हेत्वाभास। इसके अंदर भी टाइप्स आते हैं, इसके और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कि लंबे बाल के एग्जाम्पल ले लीजिए कि वह लड़की है क्योंकि उसके लंबे बाल हैं, तो ये चीज़ सही तो लग रही है कहने में, वो लड़की है क्योंकि उसके लंबे बाल है, शादी यहाँ पे हो गया लड़की और हेतु हो गया लंबे बाल। बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ लंबे बाल लड़की के पास हों। अब एक लड़के ने भी लंबे बाल रखे हुए हैं, तो यहाँ पे
हेत्वाभास हो गया, ठीक है, कि लंबे बाल लड़के के पास भी होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं हुआ कि हेतु जो लंबे बाल थे वो सिर्फ साध्य के साथ, जो कि लड़की थी, उसके साथ ही रहें, किसी अन्य के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि वह गाय है क्योंकि उसके 2 सिंग हैं। तो 2 सिंग सिर्फ गाय के थोड़ी ना होते हैं, बाकी जानवरों के भी तो होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वह साध्य के साथ ही रहे। तो ये था आपका स्वविचार हेत्वाभास। अब इसके टाइप्स देखते हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी हेत्वाभास। साधारण क्या था, लिखा हुआ है यहाँ पे कि साध्य के अभाव के अधिकरण में रहने वाले हेतु को साधारण हेतु कहते हैं। देखो कितनी कठिन लैंग्वेज है। जैसे पर्वत पर अग्नि है, पर्वत ज्ञान का विषय है, परंतु यहाँ प्रमेयत्व हेतु साध्याभाव के अधिकरण जलादि में भी रहता है, क्योंकि सब प्रमेय है। इससे कुछ भी नहीं समझ में आया, है ना, कुछ भी एक लाइन नहीं समझ में आई, ये क्या लिखा हुआ है यार। सिंपल सी इसको टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं साधारण हेत्वाभास को, कि साध्य के अभाव में तो रहे और साध्य के साथ भी रहे। जो हम लोगों ने ऊपर देखा था स्वविचार हेत्वाभास को, सेम वही चीज है, ठीक है। उसी को हम लोग कह रहे हैं साधारण, कि अपना साध्य के अभाव में भी रहता है और साध्य के साथ भी रहता है, उसको हम लोग साधारण हेत्वाभास बोल रहे हैं। इतनी चीजें ही आपको इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें ही लिख सकते हैं। आप कॉपी पेन उठा लीजिए, जैसे जैसे जो लिख रहे हैं वैसे वैसे लिख लीजिए कि साध्य के साथ भी रहता है हेतु, भी रहता है हेतु, और साध्य के अभाव में भी रहता है, अभाव में भी रहता है। जो हमने अभी तक एग्जाम्पल दिए थे वो सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये था साधारण हेत्वाभास। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। बुक की चीजों पे आप बहुत ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि बुक एक कह सकते हैं कि समझाने के लिए होता है, और अगर बुक नहीं समझा पा रहा है चीज तो कोई बात नहीं, आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है, टीचर का क्या काम होता है, जो बुक में लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है उसको ही समझाना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साध्य के अभाव के अधिकरण में रहने वाला हेतु, कि साध्य के जब अभाव होगा उसके अधिकरण, उस समय पे भी जब हेतु रहता है तो उसे हम लोग साधारण हेतु बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था कि पर्वत पर अग्नि है, पर्वत ज्ञान का विषय है, ठीक है, और प्रमेयत्व हेतु साध्य भाव के अधिकरण में जलादि में भी रहता है। मतलब धुआं जो है वहाँ पे जल है, वहाँ पे भी रह सकता है, क्योंकि सब कुछ प्रमेय, सब कुछ ज्ञान का विषय होता है। तो बुक का थोड़ा कठिन लैंग्वेज होता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है समझने में। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ से दिक्कत आ रही है वो चीज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। आपको तो एग्जाम्स में लिखना है अच्छे तरीके से। फिर आता है आपका असाधारण हेत्वाभास। असाधारण हेत्वाभास क्या होता है? असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास, जो केवल पक्ष में रहता है। अब वो पक्ष के बिना भी था, ये केवल पक्ष में ही रह रहा है। जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सभी सपक्ष और विपक्ष में ना रहकर केवल पक्ष मात्र में ही रहता है, उसे असाधारण हेत्वाभास कहते हैं, असाधारण हेतु कहते हैं, ठीक है। क्योंकि शब्द नित्य है, जो शब्द है वो नित्य है, क्योंकि इसमें शब्दत्व रहता है। ये हम लोग ने सेंटेंस बोला, सब शब्द नित्य है क्योंकि इसमें शब्दत्व रहता है। यहाँ पे जो शब्द है वो पक्ष हो गया, नित्य, साध्य और शब्दत्व हेतु हो गया, ठीक है। जो शब्द था वो पक्ष है, नित्य है साध्य, और शब्दत्व जो है हेतु है। चीजें समझ में आ रही है? एक बार फिर से ध्यान लगा के सुनिए कि शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व रहता है, शब्दत्व रहता है इसलिए शब्द नित्य है। तो शब्दत्व रहता है इसलिए, तो शब्दत्व हो गया उसका हेतु, शब्द जो हो गया वो हो गया आपका पक्ष, और नित्य जो हो गया वो हो गया साध्य। तो यहाँ पे जो शब्दत्व है, शब्दत्व जो हेतु है, वह बाकी किसी भी चीजों में नहीं मिलेगा। शब्दत्व सिर्फ शब्द में मिलता है। इतना चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत
क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शब्द क्या होता है आपको पता है, नित्य क्या होता है आपको पता है, जिसका कोई आदि जिसका कोई अंत नहीं। शब्दत्व क्या होता है वो भी आपको पता है, शब्दत्व जो शब्द में चीज मिले। तो यही चीज है कि शब्दत्व जो होता है सिर्फ शब्द में मिलता है। शब्दत्व हेतु है और शब्द पक्ष है। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट हेत्वाभास पे, जिसका नाम है अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास। तो अब अनुपसंहारी क्या होता है कि अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के दृष्टांत से रहित हेतु जो है वह अनुपसंहारी हेतु कहा जाता है। जैसे सभी पदार्थ प्रमेय होने से अनित्य हैं, जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, सभी पदार्थ प्रमेय होने से अनित्य हैं क्योंकि सब में प्रमेयत्व रहता है। ठीक है, बोल कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है क्योंकि ईश्वर ने इसे बनाया है। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पक्ष है वो सब कुछ है। ठीक है, तो सब कुछ जो पक्ष है वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ आ जाता है, तो उसके अलावा कोई दृष्टांत होता ही नहीं। तो उस हेत्वाभास को कहते हैं अनुपसंहारी हेत्वाभास। देखो थोड़ी चीजें तो ऐसा होता है ना, खुद से समझने वाली होती हैं। अब कुछ चीजें आपको समझाई नहीं जा सकती, कुछ चीजें थोड़ी सी फील करनी होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि हाँ यहाँ पे दृष्टांत नहीं होता, दृष्टांत रहित होता है जो हेतु, और जहां पे पक्ष सब कुछ हो जाता है, कोई और एग्जाम्पल ही नहीं है पक्ष का। ठीक है, तो वह हेत्वाभास अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, विरुद्ध हेत्वाभास। तो विरुद्ध हेत्वाभास सिंपल सी बात है, जो उल्टा है, जो हेतु साध्य भाव से व्याप्त हो। ठीक है, जो हेतु साध्य भाव से व्याप्त हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। ठीक है, जैसे शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होता है घट के भांति, तो जो उत्पन्न हो रहा है वह हम अनित्य हो गया। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं यही चीज गलत हो गई। शब्द नित्य है, ठीक है, इतनी चीजें तो सही है, शब्द नित्य होता है क्योंकि होता है। अब क्यों होता है, लिखा हुआ है जैसे घट होता है उसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये उल्टी ही चीज हमको बता रहा है, घट उल्टा होता, घट अनित्य होता है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं बोल सकते कि शब्द नित्य होता है क्योंकि वह उत्पन्न होता है घट के जैसी, घट के जैसे, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ये जो चीज होती है गलत होती है। तो यहाँ पे हेतु ही विरुद्ध होता है, हेतु जो होता है वही चीज उल्टी चीज बता रहा होता है। तो आप अपने हिसाब से भी चीजें अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हेत्वाभास, ये विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे जो हेतु है वही विरुद्ध चीज को बता रही है। यहाँ शब्द का नित्यत्व साध्य है, जो शब्द है वो जो बोल रहे हैं कि शब्द नित्य है वो साध्य है, परंतु उसकी सिद्धि के लिए जो हेतु दिया जा रहा है वह साध्य के विरुद्ध हो गया। जो हेतु था घट के भांति, तो घट तो अनित्य होता है, तो वही उल्टा उल्टा बताने लगा, तो इसको विरुद्ध हेत्वाभास बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। तो इसमें क्या होता है कि जिस हेतु के साध्य अभाव का साधन दूसरा हो, तात्पर्य यह है कि जिस हेतु के जोड़ में दूसरा ऐसा हेतु हो जो उसके साध्य के अभाव को सिद्ध करता हो। पर्वत पर, ठीक है, पर्वत पर हम लोग बोल रहे हैं कि वहां पे अग्नि है, बट वहां पे अगर बारिश भी प्रेजेंट हो रही, बारिश भी प्रेजेंट हो जाए, तो ये क्या हुआ, विरुद्ध, मतलब ये क्या हुआ, सत प्रतिपक्ष कॉम्पिटिटर आ गया उसका, अग्नि का कॉम्पिटिटर बारिश। तो ये चीज सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहलाएगी। ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो कॉम्पिटिटर आ गया, तो प्रतिपक्षी आ गया, तो उस हेत्वाभास को कहेंगे सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। ये देखो, ये लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, आप ये चीज देख सकते हैं। देखो लिखना तो आपको यही पड़ेगा, ठीक है, कि जिस हेतु के साध्या भाव का साधन दूसरा हेतु हो,
ठीक है, तात्पर्य है कि हेतु के जोड़ में दूसरा ऐसा हेतु है जो उसके साध्य के अभाव को सिद्ध करता है। मतलब हेतु के साथ ऐसा हेतु है जो उसके अभाव को, जो साध्य के अभाव को वो करे, क्या कहते हैं, सिद्ध करे। साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला क्या क्या कौन सा हेतु था? बारिश था। ठीक है, तो इसी वजह से इसको सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास बोल रहे हैं। फिर है चौथा असिद्ध हेत्वाभास। तो असिद्ध हेत्वाभास में 3 आता है, आशय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्त असिद्ध हेत्वाभास। तो आश्रय असिद्ध, इसमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे पक्ष ही नहीं है, आश्रय ही नहीं है, पक्ष नहीं है, पक्ष नहीं है। स्वरूप असिद्ध, इसमें पता चल रहा है कि जो हेतु है वो पक्ष पर नहीं है, हेतु पक्ष पर नहीं है। और तीसरा है वाप्यत्व असिद्ध, इसमें उपाधि युक्त हेत्वाभास होता है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो देखते हैं आश्रय असिद्ध हेत्वाभास, जिस हेतु का आश्रय पक्ष ही ना हो उसे आश्रय असिद्ध कहते हैं। जैसे आकाश का कमल सुगंधित है क्योंकि तालाब का कमल के भांति इसमें भी कमलत्व है, तो यहाँ पे जो हेतु है वह पक्ष पर ही नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आश्रय सिद्ध बोलते हैं। यहां पर आकाश कोई जगह ही नहीं है, तो वहां पे कमल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आश्रय जो है, आकाश जो है वो आश्रय नहीं होता, तो उसमें हम लोग नहीं बोल सकते कि वहां पे कमल होगा। तो पक्ष जो आकाश था वही नहीं प्रेजेंट था, वही जो हेतु है वही पक्ष पर नहीं प्रेजेंट था, क्योंकि आकाश तो शून्य होता है। ठीक है, तो यह आश्रय असिद्ध हेत्वाभास है कि आश्रय को ही असिद्ध प्रूव कर रहा है। फिर स्वरूप असिद्ध, देखो यहां लिखा हुआ है जिस हेतु का आश्रय तो हो, ठीक है, पक्ष तो है, परंतु हेतु पर हेतु उस आश्रय पक्ष पर नहीं रहता हो। ठीक है, जैसे शब्द गुण है क्योंकि उसमें चक्षुत्व है, यहां पर शब्द में चक्षुत्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि शब्द श्रवण का विषय है, चक्षु का नहीं। तो यहां पे बता रहे हैं कि जो शब्द है, जो शब्द होता है वो उसमें चक्षुत्व है, यह शब्द में चक्षुत्व, यहां पर शब्द में चक्षुत्व नहीं होता क्योंकि शब्द श्रवण का विषय है। तो ये जो सेंटेंस हम लोगों ने बोला यही चीज गलत हो गई, तो यहाँ पे स्वरूप ही असिद्ध हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे इस हेत्वाभास को स्वरूप असिद्ध बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। शब्द क्योंकि सुना जाता है उसमें चक्षुत्व नहीं रहता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस चीज को बोल रहे हैं कि वह अपने हेतु पर नहीं है, हेतु है तो, बट वह हेतु के आश्रय में नहीं है, पक्ष पर नहीं है, पक्ष पर नहीं है हेतु। ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास। फिर व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास, तो इसमें क्या होता है, उपाधि युक्त हेतु को व्याप्यत्व सिद्ध कहते हैं। जैसे पर्वत धूमान वन है, अर्थात पर्वत अग्नि के कारण धूम वाला है। ठीक है, यहां अग्नि रूप हेतु गीली भीगी लकड़ी के संयोग रूप उपाधि से युक्त है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि जैसे गीली लकड़ी है तो वो मतलब वो जब जल रही है तो उसमें धुआं तो निकल रहा है, लेकिन उसमें हेतु नहीं, मतलब साध्य नहीं है। साध्य क्या था? अग्नि। तो वहां अग्नि नहीं है, बट वो स्टिल ऐसा दिखा रहा है कि वहां पे होगा। तो इस चीज को, इस हेतु के आभास को हम लोग कह रहे हैं हेत्वाभास, व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास। ठीक है, कि गीली लकड़ी में धूम देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है, बट परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही लिखा हुआ है जो साध्य के व्यापक होकर हेतु का अव्यापक हो। जैसे गीले ईंधन का संयोग उपाधि है, ये गीले जो ईंधन है उसका जो संयोग हो गया यहाँ पे वो उपाधि है। जहाँ धुआं है वहाँ गीले ईंधन का संयोग है, वह साध्य व्यापकता है। जहाँ अग्नि है वहाँ गीले ईंधन का संयोग नहीं है या अव्यापकता है। ठीक है,
तो ये चीज़ है। फिर है बाधित हेत्वाभास। बाधित हेत्वाभास में क्या होता है कि हेतु प्रूफ करता है साध्य को, लेकिन जो प्रत्यक्षादि जो होती चीज, प्रत्यक्षादि जो होता है वो उसे उसके अभाव को प्रूफ करती है। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वन ही शीतल है, द्रव्य होने से यहाँ वनी का अनुष्णत्व साध्य है, उसका अभाव उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। अरे सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा बताना चाह रहे हैं कि बोला कि यहाँ पे वनी ही शीतल है, मतलब आग जो है वह ठंडा है क्योंकि वह द्रव्य है। ठीक है, भूल तो सकते हैं, बट ऐसा असलियत में जब हम लोग देखते हैं तो वह ठंडा नहीं होता, वह शीतल नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष रूप में उसे देखते हैं, हम लोग टच करके स्पर्श इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं कि हाँ यार ये तो गर्म है, ये ठंडा नहीं है। तो हम लोग ये जो बोल रहे हैं कि आकाश अग्नि जो है वो ठंडी हो सकती है क्योंकि वह द्रव्य होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर द्रव्य शीतल हो। ठीक है, तो यहाँ पर बाधित हो जाता है प्रत्यक्ष आदि चीजों से। जो हेतु होता है, जो साध्य को प्रूव कर रहा होता है, वह गलत हो जाता है और प्रत्यक्ष जो होता है उसके अभाव को प्रूव करता है। तो ये था बाधित हेत्वाभास। आई होप हेत्वाभास चीजें समझ में आ गई हूँ। अगर नहीं समझ में आई, कोई भी दिक्कत है, जैसे होता नहीं, जैसे दिमाग घुमा देने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, यार ये क्या बोल रहा है, साध्य हेतु साध्य हेतु साध्य हेतु, बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है ना जो जल्दी नहीं समझ में आता। अगर जल्दी ही समझ में आ जाए तो टफ क्यों बोलेंगे ना, अगर जल्दी समझ में आ जाए तो वही चीज़ है यार, थोड़ा सा करना पड़ता है। फिर हेत्वाभास में अगर आपको कोई दिक्कत है ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि हाँ हेत्वाभास में ये चीज़ नहीं समझ में आई, एक बार फिर से बता दीजिए। तो कमेंट सेक्शन में ही अच्छे तरीके से उसे कर दिया जाएगा डिस्क्राइब। बाकी अगर समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से आप वो भी लिख दीजिए कि हाँ मुझे हेत्वाभास एक बार में समझ में आ गया। तो मुझे भी देख के बहुत खुशी होती है ये सब कि यार मैंने बताया और चीज़ें समझ में आ गई। और अगर कॉन्फिडेंस आता है वीडियो देख के तो भी आप बता दीजिए, उस चीज़ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, अनुमान प्रमाण का। हेत्वाभास के बाद, हेत्वाभास आपने समझ लिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपके छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं, युक्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण, अन्य प्रमाण और कार्यकारण सिद्धांत, कार्यकारण भाव, वो भी हम लोग करेंगे। पहले इस टॉपिक के जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी हेडिंग है, उसको देख लेते हैं। अनुमान प्रमाण का शारीरिक, नैदानिक, चिकित्सानुसंधान, दृष्ट प्रायोगिक अध्ययन। तो सिंपल उपयोगिता की बात कर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्षकरण तथा अनुमान प्रमाण द्वारा सम्यक व्याधि को विद्वान वैद्य को जानना चाहिए, अर्थात व्याधि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अनुमान द्वारा मनुष्य की मंद, तीक्ष्ण, विषम और समभेद से जो चतुर्विध अग्नियां हैं उसकी परीक्षा उसकी पाचन शक्ति द्वारा करें। ठीक है, कि पाचन शक्ति किस तरीके से है, किस तरीके की है, उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी अग्नि किस तरीके की होगी। इसी प्रकार उसकी व्यायाम शक्ति जैसी है उस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका बल कितना होगा। ठीक है, उसका इंद्रियों का विषय ग्रहण करने से हम लोग यह लगा सकते हैं अनुमान कि इंद्रियां कितनी बलवान हैं। ठीक है, और उसके व्यवसाय से हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसका ज्ञान कितना है। उस पीड़ा देने की प्रवृत्ति से क्रोध का अनुमान लगा सकते हैं। रोदन आदि से शोक का, नाचने गाने बाजा बजाने एवं उत्सव करने से कितनी उसको खुशी है उस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। विपत्ति में भी मन की अधीनता से धैर्य का अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ कितना धैर्य है। स्मरण ज्ञान से स्मरण शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। लज्जिताकार से लज्जा एवं अरिष्ट लक्षणों द्वारा आयु की क्षीणता की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ये चरक ने विमान स्थान में अपनी चीज़ें बताई थी कि हाँ अनुमान किस तरीके से, किन किन चीज़ों से किन किन चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत बड़ा सा श्लोक है, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है।
फिर नेक्स्ट पैरा है कि रसनेंद्रियों द्वारा रसनेंद्रियों द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष परीक्षा अनुमान से ही की जाती है, क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। देखो जो टेस्ट है वो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता कर सकते यार कि रोगी को किस तरीके का टेस्ट आ रहा है, तो उससे हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न द्वारा रोगियों के मुख का स्वाद का ज्ञान करना, यूका परिस्फुरण शरीर के रस की विकृति का ज्ञान एवं धारी लोहित तथा लोहित पित्त से कुत्ता एवं काक द्वारा भक्षण से अनुमान किया जाता है। ठीक है, उदर के दक्षिण पार्श्व में होने वाली वेदना जिसको हम लोग मैकबर्नीज पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं, उससे हम लोग अपेंडिसाइटिस का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं द्रव्य गुण में जो विपाक होता है, वीर्य होता है, प्रभाव होता है, उन सबका निर्धारण अनुमान द्वारा ही होता है। शरीर पर द्रव्यों को विविध कर्मों को देखकर उनके गुणों का अनुमान लगाना और वस्तुओं के बीच स्थित कार्य कारण भाव स्थापित करने के लिए अनुमान की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से अनुसंधान कार्य के लिए भी अनुमान उपयोगी है। सो दिस इज ऑल अबाउट अनुमान प्रमाण। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हेत्वाभास को, हेत्वाभास की चीज़ें समझी। उससे पहले हम लोगों ने चीज़ें जो प्रीवियस वीडियो में देखी थी उसको रिवाइज करा। सद हेतु देखा, अहेतु देखा, इसको हम लोग हेत्वाभास बोल रहे थे। बाकी पक्ष, सपक्ष और अनुमान प्रमाण की उपयोगिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रायोगिक अध्ययन, सारी चीज़ें देखी। किस तरीके से निदान करते हैं, किस तरीके से हम लोग अनुमान करते हैं। सो आगे की चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे युक्ति प्रमाण को। युक्ति प्रमाण को बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद उपमान प्रमाण पे जाएंगे और फिर कार्य कारण फिर हम लोग का पदार्थ विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हैं चीज़ें। अगर आपको अच्छी लग रही हो, ये पदार्थ विज्ञान की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी और अब ये ख़त्म होने को आ रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपने शुरुआत से चीज़ें फॉलो कर रही हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको बहुत बहुत क्लैप्स। और आप कमेंट में जाके एक बार बता दीजिए, क्योंकि मुझे याद रहता है कि हाँ यार कौन ऐसा इंसान है जो शुरुआत से देख रहा है, कौन ऐसा बच्चा है जो बहुत सिंसियर है और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि मैंने जो पदार्थ विज्ञान है, तो पदार्थ विज्ञान में सब कुछ अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में करने का चाहा था, और हाँ वो करता हुआ दिख भी रहा है, और हाँ पूरा पदार्थ विज्ञान भी कंप्लीट होने को आ रहा है। तो बस यही है। बाकी पदार्थ विज्ञान में छोटी छोटी वीडियोस तो बहुत सारी पड़ी हैं, 10-10 मिनट की, तो क्या ही है, मतलब वो देख के नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं पढ़ा हुआ था। हम लोगों ने जब देखा वो वीडियोस को, उस तरीके से चीज़ें नहीं मिली। तो बस मैंने यही चाहा कि यार मैं सारी चीज़ें अब डाल देता हूँ BMS फर्स्ट ईयर की, कि किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे को इतनी दिक्कत ना आए जितनी कंटेंट की कमी से आ रही थी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कड़े पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। टाटा, बाय बाय।